नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा में चारों तरफ से घिरी हुई भाजपा, वो भाजपा जिसके प्रत्याशियों को गांव में गांव के लोग ही हराने की शर्त लगा रहे हैं प्रत्याशियों से ही कि तुम हारोगे, शर्त लगा लो। वो भाजपा जिसके प्रत्याशी गांव में जा रहे हैं तो कुटते कुटते बच रहे हैं। कई उदाहरण हैं, वीडियोज हैं, अनूप धानक के वीडियोज तो घूम रहे हैं पूरे हरियाणा में। वो भाजपा जो हार के कगार पर खड़ी है, वो भाजपा जो 15 सीटों के भीतर सिमटती नजर आ रही है, वही भाजपा अब धमकी पर उतर आई। और ये धमकी देने वाला कोई बूथ और पन्ना अध्यक्ष नहीं है, मंडल अध्यक्ष नहीं है। धमकी देने वाला ये हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। नायब सिंह सैनी क्या हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के लाखों कर्मचारियों को धमकी देकर के चुनाव जीतेंगे? और क्या नायब सिंह सैनी की धमकी से हरियाणा के लोग डर जाएंगे? सैनी की धमकी के सबूत, वीडियो सबूत के साथ आज हम ये चर्चा करेंगे। हमारे साथ हेमंत अत्री जी हैं, कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए हेमंत अत्री जी को। हेमंत जी, पहले शुरुआत सबूत के साथ करते हैं, बिना सबूत कोई बात नहीं। कंट्रोल रूम जरा सुना दीजिए आशीर्वचन नायब सिंह सैनी के, और उनको जो जवाब दिया है कर्मचारियों ने वो भी सुनाइए। अन्य अधिकारियों को भी मैंने पहले भी कहा था, मैं कहा भाई अपना थोड़ा सा चेंज कर लो, और फिर देख लो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं तो इलेक्शन मोड में रहा हूं। मैं पूरा चूड़ी ही नहीं टाइट कर पाया, 8 तारीख के बाद ऐसी चूड़ी टाइट कर दूंगा। मुख्यमंत्री जी, चूड़ी तो हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों ने आपकी टाइट की हुई है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह कर्मचारियों और अधिकारियों को धमकाना, ये किस तरह से जायज है? और अब विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश का एक कर्मचारी अधिकारी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाकर आपकी उन चूड़ियों को फेल करने का काम करेगा और आपको सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। हेमंत जी, 10 साल से तो चूड़ी ही टाइट किया है, 10 साल में किया क्या? अब हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि नायब सिंह सैनी को ये मौका कम मिला चूड़ी टाइट करने का। ये जिम्मा खट्टर साहब के पास था। खट्टर साहब ने 10 साल से इतनी चूड़ी टाइट की, इतनी चूड़ी टाइट की कि हरियाणा का समाज टूट गया, ज्यादा टाइट कर दिया। अब गांव में घुसने नहीं दे रहे। ये सीट सीट और शहर शहर से खबर है कि गांव में घुसना दूभर हो जा रहा है। ये धमकी देंगे? और क्या हरियाणा का मिजाज ऐसा है? हरियाणा का मिजाज जितना मैं समझ पाया हूं, यूपी बिहार में तो धमकी चल जाती है, हरियाणा में धमकी चलेगी क्या ये नायब सिंह सैनी की? या एकदम चुनाव जब मुहाने पर चुनाव के खड़े हैं तो इन्होंने सेल्फ गोल कर दिया बीजेपी के लिए और 2-4 सीटों का नुकसान करवा दिया? आशीष जी, देखिए, हरियाणा बिल्कुल सही कहा आपने, यूपी और बिहार नहीं है। हरियाणा का आदमी कुछ भी सहन कर सकता है, वो 2 चीजें सहन नहीं करता, एक तो धमकी और दूसरा विश्वासघात। भारतीय जनता पार्टी ने ये दोनों ही काम हरियाणा के वोटर्स के साथ किया था और उसके परिणाम आज आपके सामने हैं। नायब सिंह सैनी 12 मार्च को मुख्यमंत्री बने थे और ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपना स्टाफ भी नहीं लगा सकता। उसको अपने पास उसका अपना स्टाफ भी नहीं है। उनका स्टाफ में पता है आपको कौन है? जो मनोहर लाल खट्टर का जो सारा दहेज का सामान था, सीएम सेक्रेटरीट और पुलिस फोर्स और सब कुछ, किसी को टच नहीं कर पाए, किसी एक को भी टच नहीं कर पाए। एक बेचारा चीफ सेक्रेटरी था, उसको छुट्टी पे भेज दिया। ये इनका कुल मिला के कुल जमा भाग है इनका, श्रीमान मनोहर लाल सिंह, नायब सिंह सैनी का। अब ये बात इन्होंने क्यों कही, ये बात समझने की है। ये हरियाणा के कर्मचारियों की चूड़ी टाइट करेंगे, आप कल्पना कर सकते हैं कर्मचारियों के साथ क्या विश्वासघात किया है इस पार्टी ने। इसको देखना पड़ेगा एक बार। देखिए, एक तो हरियाणा छोटा स्टेट है और आपको हिमाचल प्रदेश का ध्यान होगा, 20-21 महीने पहले वहां पर केवल कर्मचारियों ने भाजपा को आईना दिखा दिया। हिमाचल प्रदेश का चुनाव केवल ओपीएस के ऊपर बीजेपी हारी और आज हरियाणा के अंदर वही ओपीएस है। बात नंबर 1। नंबर 2, जो कर्मचारी कह रहे हैं, कर्मचारी तो कुछ कह ही नहीं रहे बेचारे, उनके साथ विश्वासघात किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने। 1,20,000 बच्चे कौशल रोजगार विकास निगम के तहत थे। 14 तारीख को, अभी 14 अगस्त को एक ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि इन सब को
जॉब की सुरक्षा दी जाएगी 58 साल तक, यानी बने रहेंगे अपने पद पर, लेकिन वो रहेंगे ठेके पर ही, उनको पूरे पे और पर्क्स नहीं मिलेंगे। और 16 तारीख को आपको पता है कि वो चुनाव आचार संहिता लग गई, ऑर्डिनेंस आया, वो विधानसभा से अप्रूव नहीं हो पाया। तो जो लॉलीपॉप दिखाई थी कर्मचारियों को झूठी सच्ची, वो भी पूरी नहीं हो पाई, पहली बात। फिर ओपीएस आपको पता है ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू। हरियाणा के अंदर आज की तारीख में 2.5 लाख कर्मचारी है, 2.5 लाख। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जब ओपीएस बंद की थी तो 2004 के बाद उनमें से केवल जो जितने भी वो होंगे 50,000 पुराने कर्मचारी हैं और 2 लाख के आसपास वैसे हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, जिनको तमाम बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और वो 2 लाख कर्मचारी मत समझिए उनको, वो 2 लाख फैमिलीज है। हाँ, एक 2 लाख फैमिलीज है। और कर्मचारी को आप केवल कर्मचारी मत समझिए या फैमिली मत समझिए, उनका अपना सर्कल है, वो एक वोट इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, वो एनवायरमेंट बिल्डर भी होते हैं। और सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण बात जो नायब सिंह सैनी भूल गए कि चुनाव भी वही कराते हैं, वोटिंग के ऊपर ड्यूटी भी उन्हीं की लगेगी, वो सारी चीजें वहां पर होंगी। तो किस तरह का सेल्फ गोल नायब सिंह सैनी साहब ये वैसे नहीं कर दिया, बड़े मैच्योर आदमी है, मैच्योर पॉलिटिशियन है, मंत्री रहे हैं, एमपी रहे हैं, आज मुख्यमंत्री है, बिल्ली के बागों चिका टूटा है, खड़ाऊ मुख्यमंत्री है। उसके बावजूद भी उनके मुंह से ये बात निकलने का मतलब कि कर्मचारियों की चूड़ी टाइट कर दूंगा, ये बहुत गंभीर बात है। ये सीधा सीधा अगर आप इसको चुनाव आयोग में ले जाए और चुनाव आयोग निष्पक्ष हो तो मुख्यमंत्री का सेंश्योर होना तय है, ये मान के चलिए। और कितने इनकम्पिटेंट मुख्यमंत्री साबित हुए हैं ये देखिए आप। 3 घटनाएं बताता हूं आपको। जिस दिन चुनाव आचार संहिता लगी 16 तारीख को, आपको ध्यान होगा हमने चर्चा की थी, उस दिन सुबह 10 बजे कहते हैं कि नहीं नहीं हरियाणा में कोई आचार संहिता नहीं है, हरियाणा में तो समय पर चुनाव होगा, 2 बजे घोषणा होगी। जो मुख्यमंत्री प्रदेश के कर्मचारियों की चूड़ी टाइट करने की बात कर रहा है उसको अपनी सीट का नहीं पता विधानसभा की। जो प्रदेश अध्यक्ष है बडौली, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री लड़ेंगे लाडवा से। और मुख्यमंत्री किस तरीका का रिएक्ट किया आपने टीवी पे दिखाया था कि भाई करनाल के अंदर उन्होंने गुस्सा करके ये कहा कि कौन कहता है मैं लाडवा से लड़ूंगा, मैं तो करनाल से लड़ूंगा। और पार्टी ने टिकट कहां से दी? अपने लाडवा से। फिर आपने एक चर्चा की, हमने चर्चा की आपसे कि भाई कुछ टिकटें बदलने जाने की योजना है, टिकटें बदलने जाने की। क्या कहा नायब सैनी ने? ऑन रिकॉर्ड रोहतक पार्टी कार्यालय में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है टिकट बदलना। और फिर सुपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा कि हमारी कल्चर नहीं है। अगर वो नहीं है तो पेवा की सीट क्यों बदल दी फिर? हाँ, तो जिस आदमी के दाएं हाथ को नहीं पता बाएं हाथ का क्या हो रहा है, जिसको अपनी सीट का नहीं पता, वो हरियाणा के कर्मचारियों की चूड़ी टाइट करेगा। हरियाणा के कर्मचारियों की चूड़ी टाइट ये तो करे ना करे, जो कर्मचारी और पूरा स्टेट है वो इनकी चूड़ी फेल करने की फिराक में है। जिस दिन दांव लग गया, 5 तारीख दूर नहीं है, इनकी ऐसी चूड़ी फेल करेंगे जहां से चले थे ये वहीं पहुंच जाएंगे। आप लिख के रख लीजिए इस बात को कि आज भारतीय जनता पार्टी बहुत इतनी दयनीय स्थिति में है कि आप केवल कल्पना ही कर सकते हैं। हेमंत जी ये चूड़ी टाइट कर रहे हैं, इनको ये बोलने के पहले सोचना चाहिए था कि लोग देख रहे होंगे इनकी शकल को, इनके चेहरे को, इनका नट बोल्ट सब टाइट कर दिया था कर्णदेव कंबोज ने अभी 4 दिन पहले, सब टाइट कर दिया था। किसी मुख्यमंत्री को इतना बेइज्जत होते हुए मैंने कभी देखा नहीं है। शायद यही मौका मनोहर लाल खट्टर ने इनको ये मौका प्रदान किया कि चलो 9.5 साल मलाई हमने काटी है, अब आखिर के 6 महीने में जब बेइज्जत होना है तो तुम आओ बेइज्जत हो जाओ। यही मुझे लगता है ये भी एक हरियाणा के लोगों को समझना होगा और हरियाणा के ओबीसी को कि मलाई 9.5 साल खट्टर ने काटी, आज भी चल रही है खट्टर की, और बेइज्जत कौन हो रहा है? ओबीसी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, 100% सही कह रहे हैं आप। मनोहर लाल ने 9.5 साल तक पूरे प्रदेश को हाका है अपनी विम्स और फैंसीज के जरिए, और लास्ट मोमेंट पर उनको पता था कि तुम्हें हरियाणा में किसी गांव में घुसने नहीं देंगे, तुम्हारे साथ जो होगा, इसलिए वो समझदार थे। वो चुपके से निकल गए पतली गली से और कहा क्या कि मैं तो कई महीनों से कोशिश कर रहा था कि अगली पीढ़ी को तैयार करूं। संत हो गए वो। अगर वो संत हो गए तो उनको संतत्व की प्राप्ति करनी चाहिए थी। फिर दिल्ली में वो अडानी वाले दोनों महकमे लेके बैठ गए, और फिर हरियाणा में सुपर सीएम के तौर पे स्टाफ भी उन्हीं का है सीएम ऑफिस में, और सारी की सारी टिकटें भी वही बांट रहे हैं। ये अलग बात है कि अमित शाह ने उनके सारे चेलों को नेस्तनाबूद कर दिया, सारे चेले निपटा दिए एक कलम के अंदर। कहा अजय गौड़, कहा जवाहर यादव, कहा वो पीए जो था एक जो कोसली में टिकट मांगा अभिमन्यु राव, कहा देवेंद्र कादियान, एक को भी तो नहीं दी ना टिकट, सारे निपटा दिए।
अमित शाह भी तो बड़े ऊंचे वाले हैं, उनको पता है कि रणनीति के साथ क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी की आप हालत देखिए, रामविलास शर्मा जैसा व्यक्ति अपने घर में रो रहा है कि ये मुझे कमजोर कर देंगे। अरे भाई कमजोर तो नहीं, तुम्हें तो नष्ट कर दिया इन्होंने। जो व्यक्ति 1991 में प्रधान था पार्टी का, जब तो मनोहर नरेंद्र मोदी कहीं थे ही नहीं, कहां थे नरेंद्र मोदी 91 में? तो हरियाणा में तो पार्टी के जनक है वो। मैं चाहूंगा कि आपके पास वो वीडियो है, वो दिखाइएगा जरूर अगर संभव हो पाए तो। टेक्निकली हम दिखा देते हैं अभी कंट्रोल रूम जरा ये वीडियो जो रामविलास शर्मा जी के रोने वाला है, ये वीडियो भी दर्शकों को दिखाइए, तब तक हम चर्चा करते हैं। और हेमंत जी, हाँ हेमंत जी मैं रोकूंगा आपको जरा। ये धमकी का हम लोग ना, धमकी की ब्रांचेज, इसकी ब्रांचेज को भी देखते हैं, शाखाओं को। ये धमकी सिर्फ अभी हम नायब सिंह सैनी की धमकी पर थे, अब इसके ब्रांचेज में खोलता हूं। ब्रांच नंबर 1, नायब सिंह सैनी को कुछ देर के लिए हम लोग किनारे कर देते हैं। जो रामविलास शर्मा 1982 में विधायक बने, तब शायद विधानसभा का गेट भी नहीं देखा होगा कैसा होता है नरेंद्र मोदी ने, तब वो विधायक बने थे 1982 में। जनसंघ से लेकर के और भाजपा तक 50 साल से ऊपर का सफर है रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा के आपने रोने की बात कही, रोने वाला तो दिखा देंगे। धमकी रामविलास को भी दी गई है, ये मेरे आरोप है निजी तौर पर, न्यूज लॉन्चर से इसका संबंध नहीं है, मेरे निजी आरोप हैं। क्यों कह रहा हूं ये बात? इसके पीछे तर्क है मेरे। तर्क ये है, रामविलास शर्मा एक दिन पहले नामांकन दाखिल किए। अब रामविलास शर्मा का स्टैंड क्या है? रामविलास शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की का लेटर जो था, वो मुख्य सचिव ने वो लेटर लिखा था। वो लेटर वायरल किसने किया? मुख्य सचिव का लेटर लिखा मुख्य सचिव ने, वायरल किसने किया? इसका मतलब टॉप लेवल से वायरल हुआ। मुख्य सचिव किसके निर्देश पर काम किया होगा? नायब सिंह सैनी के, या खट्टर के, टीम खट्टर है, खट्टर के या अमित शाह के निर्देश पर। यानी कि रामविलास शर्मा हरियाणा बीजेपी के पितामह, आप पितामह को ब्लैकमेल कर रहे हो, धमकी दे रहे हो। ये एफआईआर की चिट्ठी धमकी थी, और क्या था? ये भाजपा के कार्यकर्ता, मैं कहता हूं हरियाणा के कार्यकर्ता जवाब दें, और क्या था ये? क्या धमकी नहीं थी? धमकी नंबर 1, 2 इसको मानिए, एक पे तो रामविलास ही हैं, वो नायब सिंह सैनी, रामविलास धमकी नंबर 2। अब रोने वाला वीडियो भी देख लेते हैं, फिर अगली धमकी बताऊंगा, अगली धमकी तब एक साथ आपके पास आएगी। मेरे को कमजोर कर देंगे बताइए, ये है हरियाणा के बीजेपी के पितामह की स्थिति। इस मामले में अगर डॉक्टरेट की उपाधि देनी हो तो भाजपा की जो है गुजरात लॉबी को दी जा सकती है कि इन्होंने सबको मार्गदर्शक मंडल में ही नहीं डाला, रुला रुला के डाला है। अब धमकी नंबर 3 पे आते हैं। इस देश की सबसे अमीर महिला नवीन जिंदल की माता जी सावित्री जिंदल, रात 11 बजे, उस वक्त आप ही, हम लोग तो बिल्कुल खुली किताब है, कोई हिडन नहीं, हम और आप संपर्क में थे। ये तय था कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए सावित्री जिंदल तैयार हैं और कांग्रेस टिकट देने जा रही है। 12 बजे रात की सूची में सावित्री जिंदल का नाम नहीं होता है। इसके पीछे एक ही वजह आती है कि सावित्री जिंदल ने मना किया। कांग्रेस क्यों मना करेगी? कांग्रेस में तो रहे, नवीन जिंदल भी रहे, रातों रात वो भी गए थे भाजपा में, रातों रात सावित्री जिंदल पलट गई, निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गई। क्या ये धमकी नहीं थी? कारोबारी परिवार है जिंदल परिवार पूरा, नवीन जिंदल के बड़े भाई, सबका क्या काम है, सबका क्या कनेक्शन है, हरियाणा को ही पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्या सावित्री जिंदल को भी धमकाया कि जीतना है तो निर्दलीय जीत के आओ, स्टेपनी बनने के लिए तैयार रहो? धमकी नंबर 3। धमकी नंबर 4, चौटाला परिवार जो भ्रष्टाचार के आरोपों के चक्रव्यूह में उलझा हुआ है, जकड़ा हुआ है मकड़जाल में, सांस भी लेने की उसके पास फुर्सत नहीं है।
वो बहन जी मायावती के साथ गठबंधन करता है। मायावती और उनके गठबंधन को लेकर के मैंने बताया था मायावती से कैसे गठबंधन करवाया जाता है, कौन लोग आते हैं, वो उदाहरण फिर रिपीट नहीं करेंगे। एक बार बताया था मैंने कि भाजपा के पास छत्तीसगढ़ की एक रीजनल पार्टी के अध्यक्ष आते हैं, कहते हैं हम भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। भूपेंद्र यादव के साथ उनको भेज दिया जाता है मायावती के आवास पर कि जाइए मायावती से, मतलब मायावती का गठबंधन किससे होगा, ये भाजपा दफ्तर में अमित शाह तय करते हैं। मायावती और अभय चौटाला, इन्हें लोग का गठबंधन, क्या ये भी धमकी नहीं थी? हर तरफ से मकड़ जाल में उलझा चौटाला परिवार। उसके बाद गंगा पार भेजने वाले दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर का गठबंधन, और उस गठबंधन में प्रत्याशियों को जिस तरह से उतारा गया, जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो मैं उतना बेहतर एनालाइज नहीं कर पाऊंगा, वो बेहतर आप करेंगे। वो प्रत्याशी कैसे उतारे जा रहे हैं, किसको फायदा पहुंचाने के लिए, ये 5 धमकियां हैं, एक धमकी नहीं है सिर्फ नायब सिंह सैनी। इन धमकियों की सियासत हरियाणा में ये कहां तक पहुंच गई है हेमंत अत्री जी, अब पूरा पोस्टमार्टम जरा कर दीजिए। ये बिल्कुल आपने सही, ये पूरा जो घटनाक्रम है, देखिए सबसे पहली बात आपने की रामविलास शर्मा की, चाल चरित्र और चेहरा पार्टी का अपने बुजुर्गों के प्रति ये स्पष्ट हो गया और उनको हरियाणा का आडवाणी बना दिया गया। ठीक, अब उनको एक लॉलीपॉप थमाई गई है कि आपको गवर्नर बनाएंगे। इंद्रजीत ने कितनी बड़ी बात की उनके घर जाके, उन्होंने कहा कि टिकट देना या ना देना पार्टी का विशेषाधिकार है, लेकिन किसी को जलील करने का अधिकार किसी को भी नहीं। तो रामविलास के बारे में स्पेसिफिकली इंद्रजीत ने कहा, जो सर्विंग मोदी का मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और ये स्थिति वहां की नंबर 1। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और वो कही है कि किस तरीके की सेटिंग हो रही है। बहुत सही सवाल आपने। जो लाडवा की सीट है, आप कल्पना कर सकते हैं कहां से तार जुड़े हुए। थोड़ा आज पोस्टमार्टम कर ही देते हैं, चूंकि आपने बातचीत की। नायब सिंह सैनी के लिए कहां सर्वे कराया गया, आपको ध्यान है? नारनौल से लेकर के, करनाल से लेकर के, नारायणगढ़ से लेकर के लाडवा में, और उसमें रिजल्ट में ये आया कि सबसे कम वोटों से लाडवा में हार रहे हो। सर्वे में भी हारना आया है, तो फिर खेल जमाया गया फेस सेविंग के लिए, कि कहीं सर्विंग मुख्यमंत्री हार गया तो बड़ा फलूदा होगा। तो वहां पर क्या किया गया, वहां पर इनेलो की तरफ से, आपको ध्यान है शेर सिंह बड़शामी बहुत बड़े नेता होते थे इनेलो के, विधायक भी रहे, चौटाला साहब के साथ जेल की सजा भी हुई थी उनको। उनकी पुत्रवधू सपना को वहां पे टिकट दे दी गई लड़वा में, कुरुक्षेत्र में, ताकि वो जाट वोट काट सके और नायब सिंह सैनी किसी तरीके से चुनाव जीत सके। और उसका बदला कहां उतारा है, आप सोच के सन रह जाएंगे। उसका बदला उतारा एलनाबाद के अंदर मनोहर लाल खट्टर ने कमजोर कैंडिडेट देकर के। वहां पर अभय सिंह चौटाला को चुनौती दो कौन दे रहा था लगातार पिछले 4-5 साल से, वहां पर एक समाज सेवी है सोकाल्डिन परिवार के नजदीकी, कैप्टन मीनू बेनीवाल, जो मनोहर लाल खट्टर के राइट हैंड थे। उनको टिकट नहीं दिया इलाहाबाद के अंदर। वहां पर टिकट किसको दिया इन्होंने, जो क्या नाम है इनका, जो इनेलो ने, अपना बीजेपी ने वहां टिकट दिया इलाहाबाद के अंदर भरत सिंह बेनीवाल को। कैप्टन मीनू बेनीवाल को नहीं दिया, भरत सिंह बेनीवाल को वो पहले भी हरा चुके। तो एक दूसरे का पैसेज इजी कर रहे हैं। सेटिंग देखिए उससे अगली, आप जो देखिए कि 2 दिन पहले हमने जब चर्चा की थी, तो गोपाल कांडा को बीजेपी ने दिल्ली बुलाया था अलायंस के लिए 2 सीटों में। वो जो आपने बात कही ना, वो कमाल की बात कही आपने, कि अलायंस करने गए थे उनसे, और वो अलायंस वो करवा के लाए किसी और से। यही कांड अब गोपाल कांडा के साथ किया गया है। गोपाल कांडा को बुलाया बीजेपी से अलायंस करने के लिए, वो नहीं किया। उनकी अंडरस्टैंडिंग करवा दी किससे, इनेलो से, क्योंकि बीजेपी के पल्ले सिरसा में कुछ नहीं है। सिरसा में कुछ नहीं है। हाँ, तो सिरसा सीट पे क्या हुआ कि कल अभय सिंह चौटाला खुद चलकर गए गोपाल कांडा के घर पे, और उनको अलायंस। तो मैं आपको लगातार, अगर ध्यान हो आपको, जब हमने पहला दूसरा शो किया था, तो मैंने आपको एक इशारा किया था कि पिछली बार जो दुष्यंत का जो रोल था पिछली बार, कि जमुना पार बता करके पक्के यार बन जाओ, यही हुआ था। 4.5 साल बाद फिर वो अग्निवीर बढ़ा दिए बीजेपी ने। अब जो है वही सारा खेल पर्दे के पीछे से अभय सिंह चौटाला के जरिए करने की कोशिश की जा रही है। सिरसा की सीटों पर जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग की गई है, अर्जुन चौटाला जो उनके बेटे हैं उनके खिलाफ जिस तरीके का कैंडिडेट दिया है, अभय सिंह के खिलाफ जिस तरीके का कैंडिडेट दिया है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर आपको ध्यान हो, 3-4 दिन पहले हमने बात की थी कि अभय सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल की विरासत को फाइनल अपनी मोहर लगाने के लिए उचाना में चुनाव लड़ सकते हैं दुष्यंत के खिलाफ। ये फाइनल था बिल्कुल।
बिल्कुल फाइनल था कि वो जाएंगे और वहां जाके ठोकेंगे अपने ताल। अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट पर वहां पर जाने की ना हो गई, वो नहीं गए वहां पर, वो अब केवल एलनाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतलब बड़ा साफ है कि जो बीजेपी जो गेम रचा रही है हर तरीके से, उस गेम को खेला जा रहा है। उचाना के अंदर अब कौन कैंडिडेट दिया, कहां तो अभय सिंह चौटाला जा रहे थे, कितना बड़ा नाम है, लीडर ऑपोजिशन रहे हरियाणा में, सारी बात है। और अब उचाना में आईएनएलडी ने एक विनोद अलेवा नाम का एक कैंडिडेट उतार के छोड़ दिया। कहां अभय सिंह, कहां विनोद अलेवा। तो ये जो सारे का सारा हरियाणा को जो लोग, मनोहर लाल खट्टर की दिक्कत क्या है, देखिए वो जमीन के व्यक्ति तो कभी रहे नहीं, अपने आपको हेडमास्टर की तरह ट्रीट करते हैं, उनको कोई जवाब दे नहीं सकता, सुनते वो किसी की है नहीं, और आत्ममुग्धता उनकी प्रकाष्ठा पे आपको पता ही है। तो वो एक ऐसी स्ट्रेटजी समझ रहे हैं कि जैसे हरियाणा के लोगों को वो लगातार कंधे से ऊपर कमजोर बताते थे, तो अब भी वो उनको कमजोरी माने हुए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का आज जो हाल है, जो आपने जिक्र किया, वो पूरे प्रदेश में आप देख सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, देखिए एक पार्टी कहती है कि हम अनुशासित पार्टी है, हम देश की सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ मोदी और शाह और तमाम चीजें। जो नवीन जिंदल पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट है, कैसे आए थे वो आपने जिक्र कर दिया, रातों रात कुरुक्षेत्र से एमपी है, उनकी मां बगावत करके चुनाव लड़ रही है हिसार जैसी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी से सिटिंग मंत्री के खिलाफ, और उसके बावजूद नवीन जिंदल क्या है, स्टार कैंपेनर। आप सोच सकते हैं? नहीं, इसके लिए एक ही लाइन की बात है, वो केजरीवाल वाली लाइन फिर वो हर जगह फिट होती है। सब मिले हुए हैं जी, लेकिन उसमें एक और एडिशन आज है। वो केजरीवाल कहते हैं सब मिले हुए हैं जी, उसमें मैं जोड़ देता हूँ, सब मिले हुए हैं जी, बस मैं नहीं मिला हुआ था, आज मैं भी मिल गया जी। बस मैं नहीं मिला था जी, आज मैं भी मिल गया जी। तो सब मिले हुए हैं जी। मैंने 5 धमकियां बताई थी। अब आखिरी सवाल, छठी धमकी इतने काम की थी कि एयरलाइंस से अलायंस पे ले आई। एयरलाइंस से हरियाणा के लोग सब समझ जाएंगे, एयरलाइंस वाले को अलायंस पे ले आई, नाम है गोपाल कांडा। और 7वां और महत्वपूर्ण कि हम बस नहीं थे जी, हम भी आ गए जी, अरविंद केजरीवाल जी पर चर्चा हम कर चुके हैं शो में, लेकिन आखिर में हरियाणा की चर्चा है तो उस पर भी थोड़ी सी टिप्पणी हो जाए। 5 तारीख को जमानत पर फैसला हो चुका था, सुनवाई पूरी हो गई, फैसला सुरक्षित कर लिया गया था कि हो सकता है 7-8 दिन रखें तो एक फैसले से 3-4 फैसले हो जाए। तो आखिरी तारीख नामांकन की जब 12 तारीख गुजर गई, कोई गुंजाइश नहीं थी, तो 13 तारीख को जमानत हुई है। जाओ मैदान में एक और घोड़ा छोड़ते हैं। तो धमकी नंबर 7, धमकी होती है जमानत के लिए भी होती है भाई। तो धमकी नंबर 7, अब ये 2 एयरलाइंस से अलायंस तक और जेल से हरियाणा के जंगे मैदान तक। देखिए आशीष जी, ये जो आपने एयरलाइंस की बात की, एयरलाइंस वाले की तो एक बात तय मानी, उसका अपना खेल है पूरा, उस पूरे एरिया के अंदर 1-2 कंस्टिट्यूएंसी में, वो तो किसी के काबू आने वाला व्यक्ति है नहीं, उसको तो जहां देखी तवापरात वहीं गुजारनी है सारी रात। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, उनकी कोई वैचारिक वो तो है नहीं, उनको तो सत्ता के साथ अलायंस चाहिए, तो इनके साथ चुनाव लड़के जीत लेंगे, समर्थन उधर दे देंगे, अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो कोई खास बात नहीं, तो उनकी तो कोई बड़ी बात नहीं है। असली चुनौती, आपने बहुत वाजिब फरमाया, असली चुनौती केजरीवाल की है। केजरीवाल अब सारे उसका लीडरशिप बाहर आ गई है जेल से, पहले आपको पता है ये भी अंदर थे, संजय सिंह भी अंदर थे, मनीष सिसोदिया भी अंदर थे, अब ये तीनों लोग बाहर आ गए। हरियाणा का चुनाव, हरियाणा में तमाम आप देख ही रहे किस हालात में बेल हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक गजब का आदेश किया है इसमें कि केजरीवाल मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं जाएंगे, कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, तो फिर वो मुख्यमंत्री कांग्रेस का वोट काटेंगे, सिर्फ एक काम, कांग्रेस का वोट काटेंगे, केवल कांग्रेस का वोट काटने का जिम्मा बच गया है उनका, क्योंकि प्रशासनिक तो कुछ बचा नहीं, कोई काम नहीं। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है आशीष जी, जो आपके दर्शकों के लिए समझने की चीज है कि केजरीवाल की जमानत की टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अलायंस हम पहले से कह रहे थे कि क्यों नहीं होगा, वो साबित भी हो गया। हरियाणा में बहुत ज्यादा वोट अगर आम आदमी पार्टी काटे भी तो चंद सैकड़ों हजारों में वोट कटेंगे, ज्यादा नहीं कटेंगे, और उसमें भी ज्यादा वोट की संभावना हरियाणा में वैश्य समुदाय के वोट कटने की है, क्योंकि केजरीवाल खुद हरियाणा से आते हैं और वैश्य समुदाय से। अब सूरत हाल क्या है कि जो, क्योंकि आपको पता है हरियाणा का जो वैश्य समुदाय है, वैश्य और ब्राह्मण,
भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ सदा से किसके वो रहे हैं? ब्राह्मण और बड़ियों की पार्टी रही है। अगर केजरीवाल को कोई भी वोट शेयर मिलेगा, ये जो उनके कुशल रणनीतिकार है सुपर सीएम मनोहर लाल, वो भूल गए। अगर केजरीवाल, पहली बात तो वो वोट काट नहीं पाएंगे किसी भी। एक भी सीट पे 90 में ऐसे नहीं है जहां पे वो जीतने की स्थिति में हो, एक में भी नहीं। पिछली बार तो 0.48% आया था, 46 सीटों पे लड़ा था, सब पे जमानत जरूरत थी। इस बार भी मोर और लेस वही स्थिति है, 1-2 सीटों को आप छोड़ दीजिए जहां पर शायद जमानत बचे। अब केजरीवाल अगर वोट काटेंगे तो ये भूल गए कि वो वैश्य समुदाय की काटेंगे अगर कटी तो, और वो बीजेपी की वोट है। यानी कि जितनी वोट वो कांग्रेस की छोट-मोट नुकसान करेंगे अर्बन एरियाज में, उतना ही नुकसान वो बीजेपी का भी करेंगे। असली चुनौती है केजरीवाल के पास। केजरीवाल को क्या देखना पड़ेगा अब, क्योंकि वो जेल में भी रह गए, 156 दिन जेल में रह के आए, 21 दिन बेल पे थे बीच में। उनको अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता क्लियर करनी पड़ेगी आशीष जी, कि वो किस तरफ है। बीजेपी ने तो जेल दिखा दी उनको, सीनियर अफसर रहे हैं कभी अपने जमाने में। अब जब जेल दिखा दी है तो केजरीवाल को अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता दिखानी पड़ेगी कि वो कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के साथ है या बीजेपी के टूल ही बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने गुजरात में भी करके दिखाया। मैं केवल एक बात बता दूं, हिंदुस्तान की जनता देर सवेर समझती सब कुछ है। जो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के टूल बने पिछले 10 साल में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनका हशर देख लीजिए आप। मायावती का असर देख लिया आपने, वाईएसआरसीपी का देख लिया, बीजू जनता दल पटनायक का देख लिया, बीआरएस का देख लिया, और ज्यादा ना देखा हो तो श्रोमणी अकाली दल का देख लीजिए, और अगर अब भी मतलब आपको कुछ कमी रह गई हो तो जेजेपी का देख लीजिए। जेजेपी किसने बनवाई थी? भारतीय जनता पार्टी ने। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा किससे था 2019 में? इनेलो से। लेकिन हेमंत जी, इनेलो को तुड़वाया किसने था? भारतीय जनता पार्टी। वो तो सब है, वो आप पार्टी नहीं कहिए। इस मामले में मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर डॉक्टरेट परिवार तोड़ने के मामले में भी होगा, तोड़ने का मामला कहीं भी हो, देश तोड़ना, समाज तोड़ना, परिवार तोड़ना, पार्टी तोड़ना, तो उसमें कोई जवाब नहीं है भाजपा का, और खासकर मोदी साहब का। परिवार तोड़ने में तो इतने एक्सपर्ट हैं कि देखिए, आई देश की बेटी विनेश, उसके परिवार में भगदड़ मचा दिया है, तो उसमें तो एक्सपर्ट है। उस पूरा हरियाणा जानता है कि चौटाला परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी एक बात को हम नहीं भुला सकते, उसको जरा सा भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो अंडरलाइन करना जरूरी है। ये ऐसा बांध देते हैं इंसान को कि उसको बर्बाद करेंगे लेकिन जाने नहीं देंगे, वो लौट के आएगा वहीं पर। कहते हैं ना, हर पतंगे को, कीड़े को पता होता है बरसाती कि वो जाएगा चिराग के पास और वहीं पे जल के मरेगा, लेकिन उसको ईश्वर भी नहीं रोक सकता है, वो आएगा चिराग के ही पास। उसे पता है यहीं जाकर मरना है, लेकिन वहीं आएगा, वहीं मंडराएगा और वहीं दम तोड़ देगा। भाजपा वो चिराग है और ये सब वही कीड़े मकोड़े पतंगे टाइप में स्थिति है। आप उसके उदाहरण में, जैसे आपने दिया, उसके उदाहरण में चिराग छूटा था, चिराग पासवान। जब चिराग की बात आई तो चिराग पासवान ही पहले, वो कभी चाचा, कभी भतीजा, कभी पारस, कभी चिराग, दोनों के साथ खेलते हैं, और दोनों के साथ ऐसी मजबूरी है कि दोनों कहीं नहीं जा सकते अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए। ये दुष्यंत, भाजपा चाहेगी उतने दिन के लिए दूर रहो तो दूर रहना है, अब पास आ जाओ तो पास आ जाना है। अब है चौटाला, दूर रहना है, दूर रहो, आज पास आना है, पास आ जाओ। मायावती की स्थिति क्या है? मायावती 10 साल से राहुल गांधी से इतने सवाल पूछ चुकी है कि कई बार मैं सोचता हूं कि ऐसा तो नहीं कि कोई हिडन प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही हो, मुखौटा मोदी है, प्रधानमंत्री राहुल है जो पूरा देश नहीं जानता, सिर्फ मायावती को यह बात पता है। 10 साल से उस आदमी जिसके पास कुछ नहीं, उससे सवाल पूछती हैं। आरक्षण पर खतरा राहुल गांधी से, संविधान पर खतरा राहुल गांधी से, दलितों पर खतरा राहुल गांधी से, पूछिए मायावती से। तो ये कहीं से रास्ता नहीं है क्या? ये मजबूर पार्टी, मजबूत पार्टी तो ही नहीं, मजबूर पार्टी फिर से कहीं ना कहीं मददगार बनेंगी, क्योंकि अक्सर हम आप सब लोग चर्चाओं में इस बात को हल्का कर देते हैं कि नहीं जी, इनमें ज्यादा वोट नहीं पाएंगे, इनमें दम नहीं है। मैंने एक आंकड़ा पर की वजह से इस सवाल को पूछा है। आज मोदी 240 पे, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश में पूरा देश बता रहा है कि बीजेपी बुरी तरह हारी है, 33 पे आ गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में 33 पर आने के बावजूद
उस 33 में 16 सीटें ऐसी हैं जिस पे मायावती की वजह से भाजपा जीती है। 33 में 16 आज भी हैं। अगर मायावती नहीं होती तो 17 पर होती। बहन जी की कृपा है ना, मायावती जी की कृपा है बहन जी की। तब अगर मायावती नहीं होती तो मोदी 224 पर होते 240 के बजाय। 224 पर होते तो बात वही हुई कि चाची की मूछें होती तो चाचा होते। 224 पर होते तो प्रधानमंत्री होते या नहीं होते, बड़े सवाल। तब नायडू नीतीश होते कि नहीं होते, साथ ही ये भी सवाल है। इसलिए ये बात मैंने कही कि ये भले हम इनको खारिज करें, अंडर एस्टिमेट करें, ये अभय चौटाला, मायावती, दुष्यंत चौटाला, चंद्रशेखर आजाद, ये छोटा-छोटा नुकसान करके विधानसभा, लोकसभा चुनाव का उदाहरण मैंने दिया। विधानसभा में तो हार जीत का मार्जिन औसतन 3000 4000 वाले बहुत होते हैं। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा हरियाणा भाजपा के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहा हो और जब नतीजा आए तो सरकार भाजपा बना ले। ऐसे ये हालात तो पैदा करने वाले नहीं है ये सब। नहीं आशीष जी, हरियाणा में अपनी उस दिन भी बात हो रही है। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, जो कुछ ये चल रहा है ना, ये एक सिंपल एक लाइन में जो आपके यहाँ कहावत है ना, तुम्हें कोई और नहीं और इन्हें कोई ठौर नहीं, ये तो वो स्थिति है। कुछ भी हो जाए, अग्निवीर बना दे ना बना दे, ये इनके साथ ही रहेंगे। ये कांग्रेस के साथ तो कभी आ ही नहीं सकते। उनकी तो पूरी राजनीति कांग्रेस के विरोध की। जो आपने बात कही कि हरियाणा में ऐसा कोई खेल तो नहीं हो जाएगा, देखिए हरियाणा की जनता कभी भी खंडित जनादेश नहीं देती। हरियाणा की जनता आपको चुनाव जिताने के लिए वोट नहीं डालती। हरियाणा की जनता किसी का इलाज करने के लिए वोट डालती है, किसी की गर्दन का सरिया निकालने के लिए वोट डालती है, जो किसी की चूड़ी फेल करने के लिए, अगर नायब सिंह सैनी की भाषा में बात करें तो किसी की चूड़ी फेल करने के लिए वोट डालती है। तो हरियाणा की जनता इस बार, आप पूरे प्रदेश में कहीं भी देख लीजिए, जो भाजपा की हालत हुई, भाजपा के अंदर जो काडर है वो कभी भी आपने बगावत करते हुए सुना है? कभी सुना हो? यहाँ पर 90 सीटें हैं और 34 सीटों पर खुली बगावत है बीजेपी की। कांग्रेस की भी है 31 सीटों पर, लेकिन कांग्रेस वाले उस तरीके की नहीं। यहाँ तो जो मेन कंटेंडर्स थे वही खड़े हैं जाके। और आज तो कर्णदेव कंबोज, आपको ध्यान है जीटी रोड बेल्ट में कंबोज बिरादरी की बड़ी वोटें हैं पूरे उस रीजन में। आज कर्णदेव कंबोज ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो भारतीय जनता, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले कौन दौड़ता है? पुरानी कहावत है। रामविलास शर्मा जैसे व्यक्ति, जो पार्टी का आपने पितामह कहा, उसको टिकट ना देना और उसको निर्दलीय फार्म भरने मात्र से भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मणों में इलाज हो गया। कर्णदेव कंबोज के ये करने से इलाज हो गया। राजीव जैन को अपने सोनीपत से टिकट काट करके और कांग्रेस से आए हुए मदान को टिकट देने से उस बिरादरी में उनका इलाज हो गया। जाटों में इलाज पहले से हो रखा है। हरियाणा में क्या बिरादरी है अगर आप देखोगे मोटे तौर पर? नंबर 1 किसान के गांव में घुस के दिखाएंगे। नंबर 2 पहलवानों की हालत आपने देख ली। दो पहलवान उनके पास, बबीता फोगाट और योगेश्वर, कोई से को टिकट नहीं दी। अब उन कैंपेनर बनाए फिर रहे। जो व्यक्ति अपनी कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ने लायक नहीं समझा, वो सारी स्टेट में बीजेपी को चुनाव जिता रहा है। इनकी बैंकरप्सी देखिए, यही हाल योगेश्वर का है। मतलब अपनी कंस्टिट्यूएंसी में मेरे पल्ले नहीं है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा और मैं आपको चुनाव जिताने 90 सीटों पर आऊंगा, इतना बड़ा स्टार हूं। आप इनकी बैंकरप्सी दिमाग की देखिए। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो किसान हुआ, पहलवान हुआ और नौजवान हुआ, जो अग्निवीर योजना है, आप क्या समझते हैं वो खाली बैठे हैं क्या? जो हरियाणा में बेरोजगारी है, जो महिलाओं का जो सेगमेंट है, कोई एक सेगमेंट मुझे आज ऐसा बता दीजिए जिसको भारतीय जनता पार्टी ने, आपने जो कहा 9.5 साल में, जिसको लटना पड़े हो। कोई अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए गया, हर व्यक्ति पिट के आया है चंडीगढ़ में पुलिस से, करनाल में पिटा है। किसानों के ऊपर किस तरीके की जातियां हुई, 378 दिन बॉर्डर्स पे पड़े रहे, 750 किसान मर गए। आज भी 210 दिन से कहां बैठे? शंभू बॉर्डर पे बैठे, खनौरी बॉर्डर पे बैठे। आपको लगता है चुनाव जीतने के लक्षण है? हाई कोर्ट ने कहा कि साहब 1 हफ्ते के अंदर खनौरी बॉर्डर खुलवा दीजिए, शंभू बॉर्डर खुलवा दीजिए। सरकार का काम सड़क बंद करना होता है, खोलना होता है। सरकार उस खोलने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि साहब हम नहीं खोल सकते, और 210 दिन से वो रोड बंद पड़ा है बॉर्डर। और उससे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और J&K सारा जुड़ा हुआ इस सड़क से, आपको तो पता ही है, शंभू बॉर्डर। तो ये तो इन भाइयों का गवर्नेंस मॉडल है। तो ये किस मुंह से वोट मांगेंगे? इनका हरियाणा के लोग जहां जाएंगे, ये आप देख ही रहे हो, तमाम लोग कैंडिडेट के मुंह पे शर्त लगा रहे हैं कि तू चुनाव जीत गया तो मेरे से 1000 रुपए ले जियो, और हार जाए तो मुझे 100 रुपए दे जियो।
गोहाना में आपने देखा अरविंद शर्मा के साथ क्या हो रहा है। तो हर जगह पर इनका मतलब दिवाला निकला हुआ है बिल्कुल। और कुछ सीटों के ऊपर आप देखिए, जींद जैसा जिला, अब फिर जाट नॉन जाट पे आए हुए हैं। जींद जैसा जिला जो कंप्लीटली जाट बहुल्य है, वहां पर एक भी टिकट जाट समुदाय को नहीं दी। आप सोच सकते हैं। और जो अपने लीडर थे, जो बेचारे बच के इधर उधर लड़ना चाहते थे कि भाई यहाँ की बजाय वहां मुझे टिकट दे दो, मेरी शायद लॉटरी निकल जाए, उन सबको उसी कंस्टिट्यूंसी में रख दिया मनोहर लाल ने। किसी की वोट टिकट काट दी, किसी को वहीं रख दिया, धनखड़ बादली से ही छोड़ दिए, अभिमन्यु नारनौल से ही छोड़ दिए। यानी कि पूरा उपचार किसी को नहीं बख्शा। वो कर तो रहे हैं इंडिविजुअल्स का उपचार, निपटा तो रहे हैं अपने शत्रुओं को, लेकिन निपट रही है भाजपा आशीष जी। और वो तो हरियाणा में आजकल एक मजाक भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा कि मनोहर लाल जी ने एक सवाल निश्चित करवा दिया जनरल नॉलेज का फॉर ऑल टाइम्स कि हरियाणा के पहले और आखिरी भाजपाई मुख्यमंत्री कौन थे। तो उस तरह की स्थिति हरियाणा के अंदर एक नैरेटिव, हालांकि नायब सिंह सैनी बेचारे आए हैं, वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, वो फुल फ्लैश मुख्यमंत्री नहीं कह सकते आपको। आज भी सुपर सीएम तो मनोहर लाल ही है, जिनकी चाल ढाल और चाल चलन सब देख रहे हो आप। तो इस पूरे हालात में हरियाणा के अंदर क्लियर कट मैंडेट आएगा। भारतीय जनता पार्टी कितनी साजिशें कर ले, कितने ये जोड़ तोड़ कर ले, यहां पर वो चीजें लागू होने वाली नहीं, क्योंकि हरियाणा का आदमी इलाज करने के लिए और दिमाग ठीक करने के लिए वोट डालता है, और वो फैसला इस बार हो चुका है। चलिए, इंतजार है 8 तारीख का कि क्या इलाज होता है, क्या फैसला होता है। वैसे इसीलिए मैं मनोहर लाल नहीं कहता, मैं खट्टर बोलता हूं, क्योंकि मनोहर लाल बोलने पर हरियाणा के 3 लालों का अपमान मैं लगता है करता हूं कि हरियाणा के 3 लाल, तो लगता है एक चौथा लाल भी पैदा हो गया हरियाणा में, चौथा लाल मनोहर लाल। तो इसलिए मनोहर लाल के बजाय मैं खट्टर ही कहना मैं पसंद करता हूं। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे हम, हमारे साथ हेमंत अत्री जी होंगे और बात होगी हरियाणा के महाभारत की। नमस्कार।